नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। और चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक पहुंची। अभिषेक बनर्जी के आवास की दीवार पर कालिक पोती गई है। ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली में बंगला भवन चाणक्यपुरी की ओर पत्थर भी फेंके गए। अभिषेक के घर पर कुछ लोगों ने अचानक दीवार पे कालिक पोती। असल में ये मामला पूरा है, मैं आपको बता दूं कि कल जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल के राजनीतिक दौरे पे थे और जब वो अपने दौरे में जा रहे थे तो उनके काफिले पे कैवलकेड पे कई लोगों ने एक साथ पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कई लोग जख्मी भी हुए हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी, इसलिए उनके शीशे टूटे और वो अपने ड्राइवर के साथ जख्मी हो गए, जबकि जेपी नड्डा की बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से उन्हें चोट नहीं आई है। इस बात को लेकर केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है और पुलिस से कहा है कि इस मामले की जांच करे और दोषियों का पता लगाने की कोशिश करे। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहा है जहां ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर कालिक पोती जा रही है। कुछ लोग हाथ में कालिक लिए नजर आ रहे हैं। उनके घर की दीवार के बाहर कालिक पोती जा रही है। 3 से 4 लोग इसमें शामिल थे और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे कैसे एक व्यक्ति जो अपने हाथ में कालिक लिया है वो उनके बंगले 183 के बाहर दीवार को कालिक से पोतता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही काले झंडे दिखा रहे हैं। देखिए इसके साथ 1-2 लोग और हैं और किसी के एक व्यक्ति के हाथ में पोस्टर भी दिखाई दे रहा है। इधर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर डायमंड हार्बर में रैली के लिए जाते हुए जेपी नड्डा के काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। बिल्कुल, आपको बता दें कि नड्डा पश्चिम बंगाल में 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमले से सियासी पारा भी चढ़ गया। काफिले में कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल थे, जिनका एक हाथ फ्रैक्चर हुआ है। जिनकी कार पर एक के बाद एक कई पत्थर मारे गए। तस्वीरों में साफ नजर आया कि दूसरी गाड़ियों के साथ कैलाश विजयवर्गीय की कार जब सड़क से गुजर रही थी तो वहां टीएमसी के समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे और सड़क को ब्लॉक करने की कोशिश हो रही थी। हालांकि पुलिस उनको कंट्रोल करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इसी बीच पथराव शुरू हो गया। अचानक हमले से कैलाश विजयवर्गीय चौंक गए। पथराव से गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। बड़ी मुश्किल से कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी वहां से निकल पाई। जेपी नड्डा के काफिले में शामिल कई गाड़ियों पर पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई। इसके अलावा काफिले में शामिल दिलीप घोष, शिव प्रकाश और संजय मयूख जैसे बीजेपी नेताओं की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस पथराव में कुछ कार्यकर्ता जख्मी हुए। हैरत की बात यह है कि इस दौरान वहां मौजूद पुलिस की टीम इस हंगामे को रोकने में नाकाम रही। बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर इस हमले से कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मच गया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा के ऊपर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को जवाब देना होगा। तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको सुरक्षा भी है और उनके काफिले पर भी पथराव हो और उस पर अनदेखी सरकार की ओर से रहे, यह घोर निंदनीय है और मैं पश्चिम बंगाल की इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और संबंधित जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की मांग करता हूं। बीजेपी का आरोप है कि जेपी नड्डा की सुरक्षा को राज्य सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। इसके अलावा पार्टी ने टीएमसी पर सियासी हिंसा का आरोप भी लगाया। एक देश में सरकार में काबिज जो पार्टी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उनके साथ जिस प्रकार बदतमीजी किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार लापरवाही किया जा रहा है, तो इससे क्या उम्मीद किया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी ने ठीक ही बोला है और बंगाल की संस्कृति इस प्रकार नहीं है। कोई अतिथि आए और देश के नागरिक को इस प्रकार दुश्मन जैसा ट्रीट किया जाए, ये निंदनीय है। पश्चिम बंगाल में चुनाव को देखते हुए माहौल गर्म हो चुका है। सियासी हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। इस बीच केंद्र ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हुए हमले पर राज्य से रिपोर्ट तलब की है। इधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी आक्रामक चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और ममता के गढ़ भवानीपुर और अभिषेक बनर्जी के गढ़ डायमंड हार्बर में डोर टू डोर कैंपेन करके व्यापक प्रचार की रणनीति बनाने में जुटी हुई। और काफिले पर हमले के बाद जेपी नड्डा ने ममता सरकार को अराजक बताते हुए तीखा हमला बोला। कहा, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं।
ह्यूमन राइट्स डे है। ये ह्यूमन राइट्स का जीता जागता जो तस्वीर आज बंगाल में मुझे देखने को मिली, मैं तो छात्र आंदोलन से निकल करके आया हूं, मैं तो ये सब चीजों को देखता आया हूं, इससे हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दी मेंटालिटी ऑफ ममता जी। उनके विचार, उनके सोच के बारे में यह बताती है, इसको भी हमको समझना चाहिए। जिस ममता जी ने बंगाल को जिस लो लेवल पर ले आकर के खड़ा किया है, यह सच में बहुत ही चिंताजनक बात है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में चुनाव में लोग ममता जी को नमस्कार कहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 200 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी कहा गया कि ममता जी द्वारे द्वारे, पहले ममता जी वारे न्यारे, अब द्वारे द्वारे, और चुनाव के बाद फिर वारे न्यारे। लेकिन बंगाल की जनता अब छोड़ने वाली नहीं है। द्वारे द्वारे घूमो, चाहे जैसे घूमो, आपको बंगाल की जनता छुट्टी देने वाली है। जमीन आपकी खिसक चुकी है, यह हम आपको बताना चाहते हैं। इधर इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार किया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मजाक उड़ाया। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে, আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে, তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে, যাতে নতুনকি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায়, দেখো আমরা মেরেছি। আরে और इधर बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमले के बाद दिल्ली तक जो सियासी पारा है वो चढ़ गया है। बीजेपी के नेताओं ने ममता सरकार को बर्खास्त करने तक की मांग उठा दी है। रिपोर्ट देखिए। আমরা গণতান্ত্রিক উপায় জিতবো, কিন্তু बंगाल का जो सिचुएशन है वो अभी प्रेसिडेंशियल का सिचुएशन का मुताबिक है। কিন্তু আমরা আবার বলছি আমরা গণতান্ত্রিক উপায় জিতবো, কিন্তু बंगाल का जो सिचुएशन है वो अभी प्रेसिडेंशियल का सिचुएशन का मुताबिक है। और इधर पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। जी और कैलाश विजयवर्गीय पर जिस तरह से पथराव हुआ है, क्या कहेंगे सर, क्या रिएक्शन आप? देखिए, बंगाल में तो अभी गणतांत्रिक कोई परिवेश नहीं है। उधर में संविधान तोड़ते है, विचार विभाग का निर्देश उल्लंघन कर रहा है, हमला हो रहा है, भाजपा विरोधी नेताओं पर हमला हमेशा हो रहा है। लेकिन ये जो काम हुआ आज, ये जानबूझकर वो पुलिस, ममता सरकार, टीएमसी, गुंडागर्दी जो एक साथ मिलकर जानबूझ के किया, इसीलिए किया। वो टीएमसी हर रोज तोड़ रहा है, वो भाजपा में आने के लिए तैयार है। शुभेंदु है, राजीव बंदोपाध्याय, और सारी एमएलए और जिनका पास पब्लिक है वो आने के लिए तैयार है। इसीलिए एक कदम उठाया जो सेंट्रल गवर्नमेंट 356 लगाओ तो हम पब्लिक के पास जाने के लिए मौका मिल जाएगा। जो हमारा गवर्नमेंट फेंक दिया, हम पब्लिक से काम कर रहा है, पब्लिक के लिए काम कर रहा है, इसीलिए ये काम किया। ए मॉर्निंग प्राइम टाइम में रुख कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। लालू यादव की याचिका पर आज सुनवाई है। चारा घोटाला मामले में जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। चारा घोटाले के मामले में लालू काफी वक्त से जेल काट रहे हैं। बिल्कुल आपको बता दें कि डोरांडा ट्रेजेडी से 139 करोड़ रुपए की निकासी का ये पूरा मामला है। चारा घोटाले के 3 मामलों में अब तक लालू को बेल मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है। और देखिए, आज का दिन बेहद अहम है। चारा घोटाला मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और अगर ये एक्सेप्ट हो जाती है तो लालू का जेल से बाहर आने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। और लगातार बिहार की राजनीति का सियासी पारा गरमाने में कभी लालू पीछे नहीं रहे। जेल में बंद थे, रांची में थे, बावजूद इसके वो लगातार बिहार की सियासत पर नजर बनाए हुए थे। और आज बड़ा दिन है, अगर आज जज उन पे मेहरबान होते हैं तो आज उनको रिहाई मिल सकती है। और आपको बताएंगे कि कैसे देश का अन्नदाता पिछले 16 दिनों से सड़कों पर है और आंदोलन कर रहा है। और चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बात इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की कर लेते हैं। किसान आंदोलन का देखिए, आज 16वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ किसान लगातार अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया और ये कहा है कि ये कानून वापस नहीं होगा, लेकिन लिखित में एमएसपी पर आश्वासन दे सकते हैं।
जी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। किसान आंदोलन को लेकर कल कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीआईबी ऑफिस में और कहा कि हम संशोधन के लिए तो तैयार है, लेकिन अगर किसान ये सोचते हैं कि ये तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे तो वो नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि संसद में सबकी सहमति से, सर्वसम्मति से ये कानून पारित किया गया था, अब इसे वापस लेना सरकार के लिए संभव नहीं है। केंद्र की सरकार है घबराहट में है। कि तीनों कानून रद्द करते हो कि नहीं करते? कृषि कानून के विरोध में किसान पिछले 15 दिनों से सड़क पर है और दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। वो सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है जो कानून सरकार लेकर आई है वो किसान विरोधी है, लेकिन सरकार कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने किसानों को संशोधन का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन किसान संशोधन नहीं समाधान चाहते हैं। अब तक सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। पहले सचिव स्तर की बातचीत हुई, फिर मंत्री स्तर की, लेकिन मंगलवार रात को सरकार में नंबर 2 का दर्जा रखने वाले अमित शाह की एंट्री हुई, लेकिन किसानों को मनाने की ये कोशिश भी सिफर साबित हुई। अमित शाह जी ने कहा कि हम फिर से चर्चा करते हैं कि इस अध्यादेश में कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है, हम तैयार हैं। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। ऐसे में सवाल इस बात का है कि जब किसानों को ही कृषि कानून मंजूर नहीं है तो सरकार इन्हें वापस क्यों नहीं ले लेती? तो ऐसे किसानों के लिए ऐसा बंधन होना, ये एक तरह से इस किसानों पे ज्यादती है, या कहें तो एक तरह की वेट बिगाड़ी है। ये कानून यह ज्यादती खलास करने वाला और किसानों की वेट बिगाड़ी कम करने वाला कानून है। इसलिए हम इस कानून का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि किसी भी हालत में गवर्नमेंट एक जो नया कृषि कानून है वो वापस नहीं ले। किसानों को जो आंदोलन चल रहा है उनको समझाना चाहिए। क्या इसके पीछे केवल राजनीतिक वजह है? क्या सरकार जानबूझकर किसानों पर इस कानून को थोप रही है, या फिर कुछ कृषि क्षेत्र के अर्थशास्त्र से भी जुड़ा है? क्योंकि सरकार का मानना है कि कृषि सुधार के लिए ये कानून बहुत जरूरी है। बेचने के लिए स्वतंत्र हो, ये कानून में प्रावधान किया गया। मंडी परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब स्वाभाविक रूप से किसान को बेचने की स्वतंत्रता मिल जाए, बिना टैक्स के खरीद फरोख्त हो, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? बुआई के समय उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी और किसान को और किसान की भूमि को कानून में पूरी तरह से सुरक्षा देने का प्रबंध किया गया। एनडीए ही नहीं, यूपीए के कार्यकाल में भी कृषि सुधारों की बात की गई थी। शरद पवार की चिट्ठियों से भी ये बात जाहिर होती है। यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के पास ऐसा करने की ना तो इच्छा शक्ति थी और ना ही संसद में वो नंबर थे जो मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के पास हैं। और सरकार ने इस बात को समझा भी और वो इच्छा शक्ति दिखाई जिसे दिखाने से पुरानी सरकारें डरती थीं। क्योंकि कृषि कानून के बारे में एक कड़वा सच ये भी है कि अगर कृषि सुधार वाले कानून अब लागू नहीं हुए तो फिर कभी लागू नहीं होंगे।
अब इसे विपक्ष सरकार की तानाशाही कहे या दादागिरी, लेकिन अगर देश के किसानों की स्थिति सुधारनी है तो ये कानून जरूरी है, ऐसा सरकार कहती है। 2019 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एमएसपी एक्ट को खत्म करने का वादा किया था। जो शरद पवार अब इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वो भी इस कानून की पहले वकालत कर चुके हैं। दिल्ली में जहां केजरीवाल की सरकार है, वहां इन 3 कानूनों में से एक कानून लागू भी कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल किसानों से मिलने और उन्हें समर्थन देने धरना स्थल पहुंच रहे हैं। तो क्या विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए कृषि कानून का विरोध कर रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक अलग अलग मंचों से इन तीनों कृषि कानूनों को क्रांतिकारी और किसानों के लिए हितकारी बता चुके हैं। और आगे आपको बताएंगे कि कृषि कानून पर कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा है। देखिए, अब यहाँ पर बात किसानों की कर लेते हैं, जिन्हें कृषि कानून सिर्फ किसानों से जुड़े हुए लग रहे हैं। असल में ये देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की साख से भी जुड़े हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि विश्व व्यापार संगठन के मंच पर भारत अपनी फसलों की कीमतों का बेहतर मोल भाव नहीं कर पाता है, और इसके पीछे एक बड़ी वजह एमएसपी है। लेकिन किसान एमएसपी पर कानून बनाने की जिद पर अड़े हैं, जबकि सरकार को लगता है कि अगर किसानों को अपना स्तर सुधारना है तो धान और गेहूं की खेती से आगे निकलना होगा और वक्त के साथ चलते हुए स्मार्ट फार्मिंग अपनानी होगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को अपनी फसल का सही दाम मिल सके। सरकार बिल वापसी ले ले, सरकार उस पर तैयार नहीं है। किसान को आधुनिक सुविधाएं देना, छोटे किसानों को संगठित करके उनको बड़ी ताकत बनाना, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है। बीते सालों में फसल बीमा हो या सिंचाई, बीज हो या बाजार, हर स्तर पर काम किया गया है। 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसका बहुत कुछ इस कृषि कानून पर टिका हुआ है। सरकार को लगता है कि कृषि सुधार कानून को लाए बिना न किसानों की स्थिति सुधरेगी, न ही उनकी आय दोगुनी होगी। यही वजह है कि सरकार विरोध झेल रही है, किसानों को समझाने के हर संभव प्रयास कर रही है। कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जिन्हें कृषि कानून सिर्फ किसानों से जुड़े हुए लग रहे हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की साख से भी जुड़े हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन के मंच पर भारत अपनी फसलों की कीमतों का बेहतर मोल भाव नहीं कर पाता है। इसके पीछे एक बड़ी वजह एमएसपी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक कोई देश कृषि जीडीपी के 10% तक ही किसानों को सब्सिडी दे सकता है, लेकिन भारत में पैदावार शुरू होने से लेकर फसल बेचने तक सब्सिडी जारी रहती है। सरकार जिन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसे फसल पर दी गई सब्सिडी के तौर पर देखा जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई बार हमारी गेहूं चावल की कीमतें दूसरे देशों से महंगी साबित होती हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फसलें नहीं बेच पाते। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की इस साल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की कई फसलों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज्यादा है। यही वजह है कि सरकार स्मार्ट फार्मिंग पर जोर दे रही है। कंबोडिया, वियतनाम जैसे छोटे छोटे देशों ने स्मार्ट फार्मिंग के जरिए न सिर्फ अपने किसानों की स्थिति को सुधारा है, बल्कि गरीबी से अपनी बड़ी आबादी को निकाला भी है। और अब भारत के किसानों को भी इसके महत्व को समझना होगा, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा के किसानों को, जिन्हें धान और गेहूं की खेती से आगे निकलकर दलहन और तिलहन की तरफ रुख करना होगा।
क्योंकि ये वक्त समय के साथ चलने का है। सरकार को लगता है नए कानूनों से दिक्कत केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों को है। इन्हीं दोनों राज्यों में मंडी व्यवस्था बाकी राज्यों के मुकाबले बेहतर है। बिचौलियों वाला सिस्टम भी सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों में चलता है, जो टैक्स के नाम पर बिना कुछ किए मोटा पैसा कमाते हैं। यही दो राज्य केवल एमएसपी वाली फसलें सबसे ज्यादा उगाते भी हैं। इसका असर ये होता है कि सरकार को मजबूरी में इनकी फसल को एमएसपी पर खरीदना होता है। इसी की वजह से भारत की फसल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा होती है और भारत अपनी फसल अपने मनमाफिक दामों पर बेच नहीं पाता। लेकिन सरकार को लगता है कि नए कानून लागू होने से पुरानी व्यवस्था बदलेगी। यही वजह है कि सरकार कानून वापस नहीं ले रही है। उसकी नजर अभी के विरोध पर नहीं, भविष्य में होने वाले फायदे पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इधर सरकार लगातार अपनी तरफ से बातचीत कर रही है और अब सरकार ने गेम ये कहते हुए किसानों के पाले में डाल दिया कि अगर किसानों को बात करनी है तो उनके रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन सरकार ने अपना रुख साफ करते हुए ये साफ कह दिया कि कानून वापस नहीं होगा, हाँ संशोधन जरूर हो सकता है और इसके लिए सरकार लगातार कह भी रही है। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर सामने आए और अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ये कानून में प्रावधान किया गया, मंडी परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब स्वाभाविक रूप से किसान को बेचने की स्वतंत्रता मिल जाए, बिना टैक्स के खरीद फरोख्त हो, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। बुआई के समय उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी और किसान को और किसान की भूमि को कानून में पूरी तरह से सुरक्षा देने का प्रबंध किया गया। मूल्य आश्वासन की दृष्टि से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नया विषय नहीं है, अभी तक कानून नहीं था लेकिन फार्मिंग हो रही थी, उसके अनुभव भी अच्छे हैं। हम लोगों को लगता था कानूनी प्लेटफॉर्म देंगे, इसका फायदा लोग अच्छे से उठाएंगे, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, अपनी जोखिम को प्रोसेस पर ट्रांसफर करने में सफल होगा, बुआई के समय उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी और किसान को और किसान की भूमि को कानून में पूरी तरह से सुरक्षा देने का प्रबंध किया गया। यदि विवाद भी हो प्रोसेसर और किसान के बीच में तो एसडीएम 30 दिन के भीतर उसका निराकरण करेगा, उसे कानून में बांधा गया। और साथ ही साथ यह भी कानून में प्रावधान किया गया कि निर्णय अगर कभी किसान के विरुद्ध भी जाता है तो उससे वसूली सिर्फ आदान की कीमत की हो सकती है, उसके अतिरिक्त नहीं हो सकती और उसकी वसूली का कोई भी निर्देश एसडीएम के द्वारा किसान की भूमि के विरुद्ध नहीं होगा। और दिल्ली के बुराड़ी मैदान में भी किसान पिछले 16 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं, जहां पर कल उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के बुराड़ी मैदान में किसानों ने अर्धनग्न होकर कृषि कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसानों ने रैली निकालते हुए नारेबाजी की और पुलिस की बैरिकेडिंग तक जाकर रुक गए। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर के पास बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले को रोकने की कोशिश की गई। सड़क के किनारे लोगों ने हंगामा किया, जिससे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। इस काफिले में शामिल बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर हमला किया गया और पत्थर फेंके गए। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी किसी तरह भीड़ से बचकर निकली। मुंबई में पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ शिव सैनिकों ने कई जगह पर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मानवाधिकार दिवस के मौके पर अभिभावक संघ ने अनोखा प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने खुद को पिंजरे में बंद कर फीस माफी और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए फ्री शिक्षा की मांग की।
मानवाधिकारों का हनन हुआ तो नो स्कूल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ट्रक से कुचलकर एक बच्चे की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रक ड्राइवर पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर ने ट्रक ड्राइवर की पिटाई कर रहे लोगों को रोका और उसे बचाया। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के काटा टोल पर वाईएसआर-सीपी नेता डी रेवती ने टोल टैक्स मांगने पर हंगामा खड़ा कर दिया। डी रेवती ने टोल पर लगे बैरिकेड को गिरा दिया और विरोध करने पर एक टोल कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। चंडीगढ़ में सड़क जाम होने की वजह से इंडिगो के पायलट और एयर होस्टेस पैदल ही चल दिए। सभी खेतों के बीच अपना ट्रॉली बैग लेकर जाते दिखाई दिए। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया। मंत्रों के पाठ के बीच पीएम ने भूमि पूजन किया। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन के पास ही तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बालाघाट के बेहर आदिवासी क्षेत्र में जीवन साथी की तलाश के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां आदिवासियों ने पारंपरिक वेशभूषा में मांदर की थाप पर कर्मा ददरिया गाया, जो देखते ही बन रहा था। राजस्थान के बांसवाड़ा में रेशमा मालवीय के जिला प्रमुख बनने पर जोरदार जश्न मनाया गया। रेशमा मालवीय के विधायक पति ने ढोल बजाए, जिस पर कार्यकर्ताओं ने डांस किया। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की नींव रखते हुए भूमि पूजन किया। इसके बाद संसद भवन की आधारशिला रखी। हालांकि पुराने संसद भवन को अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही भारत में लोकतंत्र का नया मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। क्योंकि मंत्रोच्चार के बीच आत्मनिर्भर भारत की नई संसद का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सर्वे स्थावर जंगमाः प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मंगलम्। आधारशिला स्थापन लग्न काले नवग्रहाः सुप्रीताः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु सुमुहूर्तस्य। इसके बाद पुरोहितों ने पीएम मोदी के हाथों नींव में चांदी के कलश भी रखवाए। लक्ष्मीपते ह्रियुगं स्मरामि ध्रुवाद्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवं विश्वमिदं जगद्ध्रुवो राजा विशामयम् ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः। भूमि पूजन संपन्न होने के बाद वहां हर धर्म के धर्मगुरुओं ने प्रार्थना की और नई संसद पर किसी भी तरह की अमंगल छाया न पड़े, इसके लिए भी प्रार्थना की गई। And show them your love when they live in wholehearted obedience. इसके बाद पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नई संसद का मिलकर शिलान्यास किया। वासिष्ठे पशुभिश्चाप्नुहि प्रजाः भद्रे काश्यपदायादे प्रजानां भद्र। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और वहां पहुंचे मेहमानों को नई संसद कैसी होगी, इसका एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया। भवन एक विकल्प नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा। और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन। और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहाँ पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल। नई संसद को बनाने की जिम्मेदारी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दी गई है, लिहाजा रतन टाटा भी भूमि पूजन के दौरान मौजूद रहे।
जिसे आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान माना जा रहा है और उम्मीद है कि 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर नए संसद भवन में दोनों सदनों के सेशन की शुरुआत हो जाएगी। उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और तमाम सांसदों ने नए संसद भवन की आधारशिला रखे जाने पर खुशी जाहिर की और खुद को सौभाग्यशाली मानते हुए कहा कि उन्हें नए और पुराने दोनों संसद भवनों में बैठने का मौका मिलेगा। ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत जो है उसकी एक झलक दिखेगी इस नए संसद भवन में। निश्चित रूप से नया संसद भवन नई उम्मीदों और विश्वास का प्रतीक होगा। हमारी जनता की उम्मीदें बढ़ी है, जनप्रतिनिधि के प्रति उनकी अपेक्षाएं बढ़ी है, तो ऐसे में नया संसद भवन भी देश की जनता की अपेक्षाओं उम्मीदों को पूरा कर सके, इसके लिए ये भवन निश्चित रूप से सभी मान्य सदस्यों के लिए उपयोगी होगा। एक सवाल ये भी उठ रहा था कि कोविड काल में बहुत खर्चा हो जाएगा नया संसद बनवाने में। विपक्ष बार बार कह रहा था कि क्या जरूरत थी इसको बनाने में। हालांकि पीएम ने बताया कि ओल्ड हो गया था और रेस्ट की जरूरत थी पुराने संसद भवन में। कोविड हम सब के लिए गंभीर चुनौती है, लेकिन हमने कोविड महामारी के रोकने के इंतजाम भी किए, लेकिन उसके कारण देश रुक नहीं सकता। देश को बहुत आगे बढ़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना है, पुल भी बनाने हैं, नदियां भी बनानी है, लोगों को पानी भी पिलाना है। इसी तरीके से लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत हमारे सांसद महोदय ज्यादा जवाबदेही से काम कर सके, इसलिए नए संसद भवन की भी आवश्यकता है। भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। आप भी एमपी हैं, कैसे देखती हैं नया संसद भवन 2 साल के अंदर सांसदों को मिल जाएगा और बैठने की भी व्यवस्था होगी इस बार? देखिए, नया संसद भवन आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया कि जो हमारी पुरानी संसद की बिल्डिंग है वो आज 100 वर्ष से अधिक की अवधि पूरी कर चुकी है